भारत का संविधान ये सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है। इसके बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये एक ऐसी दास्तां है कि कैसे एक पूरे देश ने मिलकर अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखा। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा ड्रामा है जो 1934 से शुरू हुआ और 1950 तक चला, मतलब पूरे 16 साल। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से विचार ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? ये होती है एक विचार की चिंगारी से, जब पहली बार एक संविधान सभा का ख्याल किसी के मन में आया। तो देखिए, कहानी का पहला पन्ना खुलता है 1934 में। एम.एन. रॉय वो पहले शख्स थे जिनके दिमाग में ये आइडिया आया। फिर ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना दिया। और कमाल की बात देखिए, उसी साल 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जो एक तरह से अनजाने में ही हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बन गया। कहा जाता है कि इसका काफी बड़ा हिस्सा बाद में हमारे संविधान में शामिल किया गया। पर क्या ये सब इतना आसान था? क्या अंग्रेजों ने ये मांग सुनते ही मान ली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां हमें सिर्फ इनकार और नाकाम बातचीत ही देखने को मिली। सालों तक अंग्रेज इस मांग को टालते रहे। फिर 1940 में जब दूसरे विश्व युद्ध में उन्हें भारत के सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो वो एक ऑगस्ट ऑफर लेकर आए, पर वो सिर्फ नाम के लिए था। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। इसमें एक प्रस्ताव तो था, पर एक बहुत बड़ी शर्त के साथ कि जो भी होगा युद्ध खत्म होने के बाद होगा। और इसी शर्त पर गांधी जी ने वो मशहूर बात कही थी, मतलब एक ऐसा चेक जो ऐसे बैंक का है जो खुद ही डूब रहा हो। ऐसे वादे का क्या भरोसा? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। तो सालों के संघर्ष और नाकामी के बाद आखिरकार कहानी में वो पल आया जब ये विचार हकीकत बनने वाला था। ये निर्णायक मोड़ आया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के साथ। इस प्लान ने 2 संविधान सभा बनाने के आइडिया को खारिज किया और एक ही सभा बनाने का रास्ता साफ कर दिया। और इसी के तहत नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनी। तो इस नई नवेली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संख्या तय हुई 389। ये वो लोग थे जिन्हें पूरे अविभाजित भारत के हर कोने की आवाज बनना था। अब ये 389 सीटें बंटी कैसे थीं? देखिए, 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया से आनी थी और 93 सीटें रियासतों से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। शुरुआत में रियासतों ने इस सभा से दूरी बनाए रखी। उन्होंने इसमें शामिल होने से ही मना कर दिया। सभा तो बन गई। अब चलिए उन शुरुआती 3 दिनों पर नजर डालते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इस बहुत बड़े काम के लिए टोन सेट कर दिया। ये 3 दिन इतिहास में दर्ज हो गए। पहला दिन 9 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग हुई, पर मुस्लिम लीग नहीं आई। ये आने वाले बंटवारे का एक साफ संकेत था। खैर, फ्रांस की परंपरा के अनुसार सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को चुनाव हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। और फिर आया 13 दिसंबर का दिन, जब जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे देश का विजन स्टेटमेंट था। ये हमारे संविधान की आत्मा थी, वो बुनियाद जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, यही प्रस्ताव आगे चलकर थोड़ा बदलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अच्छा, अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं संविधान से जुड़ी 2 अलग-अलग पर बहुत जरूरी तारीखें। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जब संविधान बनाने का सारा काम पूरा हो गया, उस पे साइन हो गए और उसे अपनाया गया। नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी हिस्से तो उसी दिन से लागू भी हो गए। लेकिन पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। तो सवाल ये है कि भाई, जब काम नवंबर में ही हो गया था तो 2 महीने का इंतजार क्यों? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प और ऐतिहासिक है।
बात ये थी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का दिन मनाया था। तो उस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। चलिए अब इस पूरे महायज्ञ के पैमाने, इसमें लगी मेहनत और इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। तो इस महान कहानी के नायक कौन थे? सबसे आगे नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं। फिर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अध्यक्ष के तौर पर पूरी सभा को संभाला। पर्दे के पीछे एक और हीरो थे, सर BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। और एक नाम जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो कलाकार जिन्होंने संविधान की मूल कॉपी को अपनी खूबसूरत लिखावट में हाथ से लिखा था। कितना वक्त लगा इस सब में? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, एक एक शब्द पर बहस करने, उसे लिखने और उसे अंतिम रूप देने में ठीक इतना समय लगा। यह आंकड़ा बताता है कि इसमें कितनी मेहनत और लगन लगी होगी। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या था? जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, और इसी के साथ ये बन गया दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। और एक और मजेदार बात, पता है संविधान सभा की आधिकारिक मोहर क्या थी? एक हाथी, जो हमारे संविधान के विशाल आकार और उसकी मजबूती को एकदम सही तरीके से दिखाता है। और अब आते हैं उस एक चीज पर जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। वो है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ढाल है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे, तो ये अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है, जो हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो वक्त के साथ बदलता है, बढ़ता है। और ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भारत की इस महान किताब का अगला पन्ना कैसा होगा, इसकी कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा ड्रामा है जो 1934 से शुरू हुआ और 1950 तक चला, मतलब पूरे 16 साल। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से विचार ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? ये होती है एक विचार की चिंगारी से, जब पहली बार एक संविधान सभा का ख्याल किसी के मन में आया। तो देखिए, कहानी का पहला पन्ना खुलता है 1934 में। MN रॉय वो पहले शख्स थे जिनके दिमाग में ये आइडिया आया। फिर ठीक 1 साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना दिया। और कमाल की बात देखिए, उसी साल 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जो एक तरह से अनजाने में ही हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बन गया। कहा जाता है कि इसका काफी बड़ा हिस्सा बाद में हमारे संविधान में शामिल किया गया। पर क्या ये सब इतना आसान था? क्या अंग्रेजों ने ये मांग सुनते ही मान ली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां हमें सिर्फ इनकार और नाकाम बातचीत ही देखने को मिली। सालों तक अंग्रेज इस मांग को टालते रहे। फिर 1940 में जब दूसरे विश्व युद्ध में उन्हें भारत के सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो वो एक ऑगस्ट ऑफर लेकर आए, पर वो सिर्फ नाम के लिए था। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। इसमें एक प्रस्ताव तो था, पर एक बहुत बड़ी शर्त के साथ कि जो भी होगा युद्ध खत्म होने के बाद होगा। और इसी शर्त पर गांधी जी ने वो मशहूर बात कही थी, मतलब एक ऐसा चेक जो ऐसे बैंक का है जो खुद ही डूब रहा हो। ऐसे वादे का क्या भरोसा? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। तो सालों के संघर्ष और नाकामी के बाद आखिरकार कहानी में वो पल आया जब ये विचार हकीकत बनने वाला था। ये निर्णायक मोड़ आया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के साथ। इस प्लान ने 2 संविधान सभा बनाने के आइडिया को खारिज किया और एक ही सभा बनाने का रास्ता साफ कर दिया। और इसी के तहत नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनी। तो इस नई नवेली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संख्या तय हुई 389। ये वो लोग थे जिन्हें पूरे अविभाजित भारत के हर कोने की आवाज बनना था। अब ये 389 सीटें बंटी कैसे थीं? देखिए, 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया से आनी थी और 93 सीटें रियासतों से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था।
शुरुआत में रियासतों ने इस सभा से दूरी बनाए रखी। उन्होंने इसमें शामिल होने से ही मना कर दिया। सभा तो बन गई। अब चलिए उन शुरुआती 3 दिनों पर नजर डालते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इस बहुत बड़े काम के लिए टोन सेट कर दिया। ये 3 दिन इतिहास में दर्ज हो गए। पहला दिन 9 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग हुई पर मुस्लिम लीग नहीं आई। ये आने वाले बंटवारे का एक साफ संकेत था। खैर, फ्रांस की परंपरा के अनुसार सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को चुनाव हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। और फिर आया 13 दिसंबर का दिन, जब जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे देश का विजन स्टेटमेंट था। ये हमारे संविधान की आत्मा थी, वो बुनियाद जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, यही प्रस्ताव आगे चलकर थोड़ा बदलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अच्छा, अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं संविधान से जुड़ी 2 अलग-अलग पर बहुत जरूरी तारीखें। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जब संविधान बनाने का सारा काम पूरा हो गया, उस पे साइन हो गए और उसे अपनाया गया। नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी हिस्से तो उसी दिन से लागू भी हो गए। लेकिन पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। तो सवाल ये है कि भाई, जब काम नवंबर में ही हो गया था तो 2 महीने का इंतजार क्यों? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प और ऐतिहासिक है। बात ये थी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का दिन मनाया था। तो उस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। चलिए अब इस पूरे महायज्ञ के पैमाने, इसमें लगी मेहनत और इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। तो इस महान कहानी के नायक कौन थे? सबसे आगे नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं। फिर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अध्यक्ष के तौर पर पूरी सभा को संभाला। पर्दे के पीछे एक और हीरो थे, सर BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। और एक नाम जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो कलाकार जिन्होंने संविधान की मूल कॉपी को अपनी खूबसूरत लिखावट में हाथ से लिखा था। कितना वक्त लगा इस सब में? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, एक एक शब्द पर बहस करने, उसे लिखने और उसे अंतिम रूप देने में ठीक इतना समय लगा। यह आंकड़ा बताता है कि इसमें कितनी मेहनत और लगन लगी होगी। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या था? जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, और इसी के साथ ये बन गया दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। और एक और मजेदार बात, पता है संविधान सभा की आधिकारिक मोहर क्या थी? एक हाथी, जो हमारे संविधान के विशाल आकार और उसकी मजबूती को एकदम सही तरीके से दिखाता है। और अब आते हैं उस एक चीज पर जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। वो है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ढाल है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो ये अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है, जो हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है, बढ़ता है। और ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भारत की इस महान किताब का अगला पन्ना कैसा होगा, इसकी कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। हर देश को चलाने के लिए ना एक रूल बुक की जरूरत होती है, एक ब्लूप्रिंट। और भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे पूरे देश का ढांचा खड़ा है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों को खोलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? 5 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले देश का ID कार्ड यानी प्रस्तावना। फिर समझेंगे कि इंडिया का नक्शा आखिर बना कैसे। इसके बाद सवाल उठेगा कि भारतीय है कौन। फिर आएंगे लोगों के सबसे जरूरी अधिकार, और आखिर में बात करेंगे जीवन, स्वतंत्रता और न्याय की। तो चलिए शुरू करते हैं।
संविधान का जो पहला पन्ना है ना, उसे कहते हैं प्रस्तावना या प्रीएम्बल। इसे संविधान का आईडी कार्ड समझ लीजिए या एक मिशन स्टेटमेंट। ये बताता है कि एक देश के तौर पर हमारी पहचान क्या है और हमारा मकसद क्या है। इसके शुरुआती शब्द कितने शक्तिशाली हैं। हम भारत के लोग। ये देखिए, सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा। ये साफ साफ कहता है कि असली शक्ति किसी राजा या शासक के हाथ में नहीं, बल्कि भारत के लोगों के हाथ में है। मतलब सारी शक्ति का स्रोत जनता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है, क्या ये प्रस्तावना हमेशा से ऐसी ही थी? मतलब जो हम आज पढ़ते हैं, क्या वो 1950 में भी बिल्कुल वैसी ही थी या इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बदलाव हुआ है, लेकिन पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार। ये हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए। तब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों ने हमारे देश के चरित्र को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। तो अब ये तो साफ हो गया कि प्रस्तावना जरूरी है, पर क्या इसके आधार पर कोर्ट में कोई केस फाइल कर सकते हैं? क्या इसका कोई कानूनी वजन है, कोई कानूनी ताकत है? अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। काफी समय तक सुप्रीम कोर्ट यही मानता था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन फिर आया साल 1973 और वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया। ना सिर्फ ये माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि ये भी कह दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। लेकिन एक चीज समझनी जरूरी है, संविधान का अहम हिस्सा होने के बावजूद प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर अदालत में कोई केस जीता नहीं जा सकता। ये एक तरह से संविधान का कंपास है, एक गाइड है। ये जजों को कानूनों का सही मतलब समझने में मदद करता है, पर ये खुद में कानून नहीं है जिसे लागू किया जा सके। चलिए अब ब्लूप्रिंट की अगले अध्याय पर चलते हैं। भाग 1। ये हिस्सा देश की भौतिक सीमाओं के बारे में है, यानी भारत के नक्शे के बारे में। ये बताता है कि हमारा देश, इसके राज्य आखिर संगठित कैसे हुए हैं। आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं ना, वो 1950 में बिल्कुल अलग था। उस वक्त राज्यों को भाग क, ख, ग और घ ऐसी 4 श्रेणियों में बांटा गया था। सोचिए कितना जटिल सिस्टम था। और इसी वजह से पूरे देश में एक जोरदार मांग उठ रही थी कि राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया जाए। शुरू में तो सरकार ने इस विचार को खारिज कर दिया। धर आयोग और जेवीपी समिति इन सब ने मना कर दिया। लेकिन लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1953 में आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और तब बना पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश। बस इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मांग आने लगी। और इसी का नतीजा था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस कानून ने वो पुराना क ख ग घ वाला सिस्टम खत्म कर दिया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आज के भारत के नक्शे की नींव रखी गई। तो ठीक है, नक्शा तो बन गया, पर इस नक्शे के अंदर रहने वाले लोग, इस देश के नागरिक कौन होंगे? ब्लूप्रिंट का भाग 2 इसी सवाल का जवाब देता है। नागरिकता मतलब कौन भारतीय कहलाएगा? यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना जरूरी है। हमारा संविधान वो ये नहीं बताता कि आज के समय में नागरिकता कैसे मिलती है। वो सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब कौन कौन नागरिक बना। आज नागरिकता के सारे नियम एक अलग कानून से आते हैं जिसे संसद ने बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इस 1955 के कानून के हिसाब से भारतीय नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा है पंजीकरण के जरिए, चौथा देशीयकरण से और 5वां अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में शामिल कर ले तो वहां के लोग भी नागरिक बन जाते हैं। और जैसे नागरिकता मिलती है वैसे ही जा भी सकती है। इसके भी 3 तरीके हैं। पहला, आप खुद छोड़ दें। दूसरा, समाप्ति। ये तब होता है जब कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। और तीसरा है वंचन, यानी सरकार आपसे नागरिकता छीन ले, अगर वो धोखाधड़ी या देशद्रोह जैसे मामलों में हासिल की गई हो।
चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी हिस्से पर, भाग 3, मौलिक अधिकार। इसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो अधिकार हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को मायने देते हैं, बल्कि सरकार की शक्ति पर एक लगाम भी रखते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था ना, तब 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, आज 6 हैं। 7वां कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन 1978 में 44 संशोधन से इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये बस एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। तो पहली श्रेणी है समानता का अधिकार। इसका मतलब साफ है, कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा और छुआछूत यानी अस्पृश्यता और महाराजा जैसे खिताब सब खत्म। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 19 सबसे मशहूर है। ये हर नागरिक को 6 बहुत जरूरी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी और कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी। तो इन आज़ादियों के अलावा कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो सीधा हमारी जिंदगी के सार से जुड़ते हैं और हमें इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। और यहाँ पर हमें दिखता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत दस्तावेज है। अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को इतना बढ़ाया है कि अब इसमें निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी शामिल है। बाकी जरूरी अधिकारों में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इंसानों की तस्करी और बाल श्रम पर रोक लगाता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और संस्थानों को बचाने में मदद करते हैं। और शायद सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो शक्ति है जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक देती है। तो ये थी हमारे देश के ब्लूप्रिंट की एक झलक, उसकी पहचान, उसका नक्शा, उसके लोग और उनके अधिकार। ये सब तो नींव है, बुनियाद है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस नींव के ऊपर एक न्यायपूर्ण और बेहतर देश बनाने के लिए इस ब्लूप्रिंट ने सरकार को क्या निर्देश दिए? इसका जवाब हम अगले हिस्से में ढूंढेंगे।